एक साथ टूट पड़ते हैं, वह गिड़गिड़ाते रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए उन दरिंदों ने खामोश कर दिया। बात कोलकाता की अभया की हो, जिसके साथ भी सारी हदें पार हुईं, उसके सिर से लेकर पैर तक जितने चोट के निशान हैं, उस दर्द को एक नारी अनुभव कर रही है। अब बात बेंगलुरु में महालक्ष्मी की करें, जिसके जिस्म को 59 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया गया। यह सब एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन हैवानियत की हद पार करने वाला दरिंदा जरूर कर सकता है, जिसके एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण सैकड़ों प्रमाण के साथ हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में हर 20 मिनट में एक रेप की घटना होती है। हर घंटे 3 से 4 वारदातें, तकरीबन एक दिन में 96 वारदात के आसपास होता है। ये सभी ऐसी वारदातें हैं जो किसी तरह से थानों में पहुंच पाई, जबकि देश के गांव से शहर तक, स्कूल से लेकर दफ्तरों तक ऐसे अनगिनत प्रकरण हैं जिनकी शिकायत करने पर तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं। महज इतनी सी बात से समझा जा सकता है कि देश में इंसानी दरिंदे कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। आज इस गंभीर मसले पर महज सवाल जवाब नहीं है, बल्कि हमारे साथ मौजूद प्रतिष्ठित मेहमानों के साथ पूरी गंभीरता के साथ चर्चा है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजीव माथुर जी, रिटायर्ड डीजीपी हैं, श्री तनुज दीक्षित जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हैं, और साइकोथेरेपिस्ट श्रीमती स्मिता शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों को मेरा सादर नमस्कार। देश में जिस तरह से दरिंदगी हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यह सवाल मैं राजीव माथुर जी से पूछना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में यह दरिंदगी बढ़ती जा रही है जी, और ये एक नया फिनोमेना है। ये आज से कई साल पहले इस तरह की वारदातें सुनने में नहीं आती थी जी। मगर मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि दिल्ली में किसी तरह का एक घटना हुई थी जिसमें दो अलग अलग समुदायों के बच्चों ने आपस में रिश्ता कायम किया जी। और इतना वो वायरल हुआ, इतना वो मीडिया ने उसको दिखाया जी। कि किस तरह से उसकी लाश के टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए, और फ्रिज में रखी हुई हालत में भी वो आदमी कैसे बाकी गर्लफ्रेंड्स के साथ उसी कमरे में सेक्स करता था, उसी कमरे में उसके अफेयर चलते थे, वगैरह वगैरह। इसको पूरे देश ने देखा और कई बार देखा। तो क्या होता है कि जब इस तरह की क्रिमिनलिटी जब बार बार परोसी जाती है जनता के सामने, तो कई लोगों को आइडिया आता है कि यार हम भी फलाने से मुक्ति चाहते हैं, ये तरीका तो अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल से पता चला, ये तो हो सकता तो पुलिस को कभी पता भी नहीं चलता। तो इस तरह की जो विकृत मानसिकता है, इसको ये एक प्रकार से एक मल्टीपल इफेक्ट देती है इसका। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मुझे तो ये जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के जो अभी तक के जो जनवरी से लेकर अभी तक के जो महीने हैं, उसमें महिलाओं के प्रति अपराधों में आंशिक रूप से कमी आई है। बाकी जो ऑफेंसेस है, क्रिमिनल ऑफेंसेस, उसमें एक तरफ इजाफा हुआ है, मगर हैप्पीली जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें थोड़ी सी आंशिक कमी आई है। जी, अगला सवाल मैं तनुज दीक्षित जी से करता हूं। हर दिन 96 रेप की लगभग घटनाएं होती हैं। तनुज जी, यह देश को किस ओर धकेलने का प्रयास है, या यह मानसिकता कहां लेके जा रही है? तनुज दीक्षित जी। देखिए, अभी जो कानून में निरंतर सुधार होते आ रहे हैं, पहले इंडियन पिनल कोड था, अब देखिए भारतीय न्याय संहिता, साथ ही साथ प्रोसीडिंग्स के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, देखिए साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिस तरीके से नए कानून अब भारत में मौजूद हैं, सजाएं जो हैं, मामलों के प्रकरण का जो चलने का तरीका है, प्रोसीडिंग्स का जो हिस्सा है, अब सभी में पहले से बेहतर सुधार और कठोर सजाएं देखने को मिलती है। बीएनएस के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्शन 64 में जो है रेप को डिस्क्राइब करा है, वहीं से लगा करके सेक्शन 70 तक अलग अलग विभिन्न तरीके से हुए कृत्यों को इसमें उल्लेखित किया है। वहीं स्पेशली चैप्टर 5 जो भारतीय न्याय संहिता का है, उसके अंदर में एक अलग से विमेन्स और चिल्ड्रंस की जितने भी एब्यूज से रिलेटेड कानून हैं, उनको भी उसके अंदर उल्लेख अलग से करा है। तो देखिए, कानून में जो संशोधन की आवश्यकताएं थी वो तो हो गई हैं। अब बात आती है कि सामाजिक स्तर पे जो सुधार की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सरकार अपना काम निरंतर कर रही है, पुलिस अपना काम निरंतर कर रही है, कोर्ट में बैठे ऑनरेबल जजेस, चाहे हम जैसे वकील, सभी अपनी अपनी भूमिका व्यवस्थित रूप से निभाते हैं।
तो शहर में या जो अलग अलग शहरों में हम अलग अलग प्रकरण देखते हैं, जी इनमें वो कुंठित मानसिकता और ऐसे दरिंदों को एक चिन्हित करना और प्रायरली करना। देखिए, कोई कृत्य होने के बाद तो सभी उस पर कार्रवाई करेंगे ही, करती हैं, जी लेकिन अगर ऐसे लोग प्रायरली चिन्हित हो और उनका पहले से ही किसी रूप में रोकथाम किया जाए, ऐसे किसी चीज की आवश्यकता सामाजिक स्तर पर समाज के अंदर जरूरत है, एक जागरूकता की, एक इससे संबंधित लोगों को पहचान करने की। और मुझे लगता है ऐसा ही कोई काम अगर किया जाएगा तो ही जो ऐसे लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द कुछ बड़ा हो उसके पहले उनको पकड़ करके और इससे समाज में मुझे लगता है ऐसा कोई कदम उठाने की अभी आवश्यकता काफी है। जिस तरीके से आए दिन अलग अलग शहरों में, अलग देश के अलग अलग कोने में हम जिस तरीके अलग अलग मामले देखते आ रहे हैं, जी जिससे मन जो है हर दिन अलग अलग पीड़ा से, अलग अलग भावनाओं के साथ में एक व्याकुल हो जाता है कि आखिर ये स्थितियां, परिस्थितियां जो बन रही हैं, ये कब तक रहेंगी ऐसी। जी जी जय। डॉक्टर स्मिता मैडम से एक सवाल लेते हैं, जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी हैं। मैडम, रेप के साथ रॉड से वार करना, जिंदा जला देना, गला घोंट देना, इस तरह के जो पैशाचिक कृत्य हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? मनोवृत्ति के हिसाब से इसको कैसे समझा जाए? क्या ऐसे कदम उठाए जाएं कि ऐसे वारदातें कम हो या खत्म किया जा सके? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने लिया है, जी एंड आई एम हैप्पी दैट यू हैव टेकन दिस अप, थैंक यू मैडम। क्योंकि हम ना इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जी जैसे अभी इसके पहले जो ये बोल रहे थे कि और भी ये कानून में हमने बहुत सारी चीजें कर दी, हमने देख लिया, लेकिन हमने इस चीज को फैक्टर इन नहीं किया जिसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। जी बहुत तीन डिकेड से रिसर्च हो रही है, और मगर देखने वाली बात ये है कि जो रिसर्च है ये सब वेस्ट साइड में है। जी सरप्राइजिंगली इंडिया में इस बारे में रिसर्च नहीं हो रही। यही दिखाता है कि ये हमारे नॉलेज और स्किल जो मेंटल हेल्थ फैक्टर्स को रखता है ध्यान में, उसमें बहुत बड़ा गैप है। जी और ये गैप इसलिए है क्योंकि हम इस बारे में सोचते ही नहीं, हम मेंटल हेल्थ के बारे में समझते ही नहीं। What has been seen with sex offenders, ये और इनकी जो स्टडी है उससे ये पता चला है कि 24% of the people who have done sex offenses may have had some major mental disorders। जी मगर सब सेक्स ऑफेंडर्स के मेजर डिसऑर्डर नहीं होते हैं, जी लेकिन उनके अनरिजॉल्व साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये रिसर्च और स्टडी से पता चला है। जी और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस जो अनरिजॉल्व हैं, जैसे कि एंगर, जी जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वन ऑफ द केस जिसमें उसने he has killed someone and he's in that same room, there is an anger, vindictiveness, revenge, एक फ्रस्ट्रेशन, जी और एक ये दिखाना कि मैं डोमिनेटिंग हूँ, दैट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो कि हम बहुत इंडिया में देखते हैं बिकॉज ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी विच वी हैव सीन। सो दिस हैज कम इन द साइकोलॉजिकल मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर विच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। इसके बारे में हमें बात करनी है, इसको समझना है, एंड दे कैन बी रिजॉल्व। इट इज नॉट दैट दे कैन नॉट बी रिजॉल्व। एंड हम ये क्यों देख रहे हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, बिकॉज इवन after having the laws and we having the good police system or a good court system, still there is lot which is happening, and this is all to do with the psychological unresolved complexes। इसके बारे में और डिटेल में मैं बता सकती हूँ, so maybe I will, can I continue telling you in detail about प्लीज कंटिन्यू। आप बताइए प्लीज। समाज, जनता जानना चाहती है आखिर क्या है ये मनोवृत्ति, कैसे इस पे सुधार लाया जाए। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो अनरिजॉल्व चीजें होती हैं वो दे कैन बी अनरिजॉल्व योर चाइल्डहुड एब्यूज, डिसफंक्शनल फैमिलीज वेयर देयर द रिलेशनशिप बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, और कैन बी द फादर, मदर, चिल्ड्रन, सिस्टर, डॉटर, एनीथिंग, कोई भी हो। जैसे आपने बोला ना, देवी मानते हैं, बट द रिलेशनशिप बिटवीन द female gender and the male gender in the family is not there is a distortion, there is a dysfunctionality, that and there is a domination and a manipulation which comes, वो बाहर निकल के इस फॉर्म में आता है। फ्रस्ट्रेशन है, maybe you feel that they are weaker section, they are victims, they have to be dominated. These all things you see in the psychological pattern and disorders।
which is seen in these sex offenders. जी, अगला सवाल अगला सवाल राजीव माथुर साहब से लेते हैं। राजीव माथुर साहब, आप पुलिस के सबसे बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं आपसे यह बड़ा सवाल करना चाहूँगा कि इस ऐसे वारदातों से, ऐसे अपराधों से देश और समाज पर क्या असर पड़ रहा है, पहला। दूसरा, साथ में एक और सवाल है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की स्त्रियां कैसे अपने आप को ऐसे पिशाचों से सुरक्षित कर पाएं, रह पाएं, उसके लिए उनको खुद में कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए? राजीव माथुर साहब। देखिए, बहुत सारे इसके सुझाए गए हैं इसके तरीके जी। कई सारे ऐसे एप्स हैं जिसमें अगर आप किसी संकट में हैं तो आप फौरन उस में एक पैनिक बटन आप दबा दीजिए तो वो सीधे कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में जाता है। आपकी लोकेशन भी पहुंचते तक हमारे देश में बहुत देर हो जाती है। माथुर साहब, माफ कीजिएगा, पुलिस बहुत देर में पहुंचती है। जी हाँ, मगर ये एक नए तरीके हैं जिसके ऊपर हमको आगे इसको डेवलप करना है जी। और जहां तक देखिए, समाज के ऊपर तभी अच्छा असर पड़ता है जब जो भी दोषी हो उसको तत्काल सजा मिले। बिल्कुल। और उसका A1 इन्वेस्टिगेशन हो, बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो, रिपोर्ट करने में डिले ना की जाए और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो बहुत ही हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन हो। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ से लोग बाग बरी हो जाते हैं जब कोर्ट से, तो जज साहब पहले कारण बताते थे और उसमें इन्वेस्टिगेशन के दोष की ओर इंगित करते थे कि ये इन्वेस्टिगेशन में कमियां रही जिसकी वजह से ये केस कमजोर हुआ और हम चाहते हुए भी इसमें कन्विक्शन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस को जो पहले एसपी साहबान थे वो बहुत केयरफुली पढ़ते थे। प्रोसिक्यूशन के अधिकारी भी इसको बहुत केयरफुली पढ़ते थे और जो लोग इस तरह की लापरवाह किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार होते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती थी। इस तरह की कड़ी कार्रवाई के ऊपर जोर देने की जरूरत है। दूसरे, मुझे लगता है कि जैसे बाकी चीजों के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाते हैं, उसी तरह से ये जो इस तरह के जो अपराध हैं उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ये तो जनता जान जाती है कि इस तरह की बड़ी घटना हुई, उसके कांप जाती है पढ़ के और सुन के, मगर जब उनके केसेस चलते हैं और उनको जब सजा मिलती है तो उसकी जानकारी जनता को नहीं होती। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज भी होनी चाहिए कि इसने जैसा किया, विदिन 1 साल या विदिन 6 महीना या विदिन 2 साल उसको सजा हो गई, फांसी की सजा में लटकाया गया। तो इस तरह के समाचारों से जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, गजब का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनता है। वरना एक हताशा, वरना क्या होता है कि जब पुलिस एनकाउंटर करके उनको गोली से मार गिराती है तो सारी औरतें खड़ी होकर तालियां बजाती हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम होता कि जिन पुलिस वालों ने इनको गोलियों से मारा और रेपिस्ट को, और आधी जनता, आधी पूरी महिला वर्ग हिंदुस्तान का खुश हुआ, तालियां बजाई, उन्हीं 3 पुलिस वाले आज जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि उनको जुडिशरी ने रगड़ दिया कि आपने ये जो है ये, और तमाम लोग उनके खड़े हो गए कि साहब ये तो मर्डर था, ये मर्डर था, और पुलिस को पर मर्डर के चार्जेस लगा के आज वो सारे पुलिस वाले जो है, जिससे महिलाएं इतनी खुश हुई थी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये पुलिस के हाथ में ये ना हो, ताकत हो, ये जजेस के हाथ में ये ताकत हो और उनके हाथ को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। एक कानून हमें लगता है ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हमको एक भेद करना चाहिए कि आप सामान्य रेप है या सामान्य मर्डर है या पाश्विक नेचर का ये कृत्य है। अगर पाश्विक कृत्य है तो उसकी सजा भी उसी प्रकार से एनहांस्ड होनी चाहिए। माथुर साहब एक और थोड़ा सा सवाल करूंगा, माथुर साहब थोड़ा सा एक और सवाल करूंगा यहीं पर। बहुत गंभीर चीज कहा है आपने। मैं अपने हमारे जो पुराने भारतीय शास्त्र हैं और जो पुराने हमारी सीख है वहाँ पे ले जाता हूँ। द्रौपदी के सिर्फ दुपट्टा के मामले से भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत में 100 कौरवों को मार डाला था। यह कितनी शर्मनाक व्यवस्था होगी हमारे देश की कि जिन पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर किया, ऐसे
पिशाच का, ऐसे दरिंदे का, उसको हमारे यहाँ सलाखों के पीछे दिन बिताना पड़ रहा है या सालों से वो सलाखों के पीछे है। ऐसी व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? तनुज दीक्षित जी, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप एडवोकेट हैं, ऐसी व्यवस्था को आखिर कैसे सुधारा जाए कि समाज में ऐसे दरिंदों के लिए, जो दरिंदे हैं ऐसे, उनके दिमाग में, उनके मनोवृत्ति में एक डर पैदा हो और वो करने से पहले 1000 बार सोचें कि यह कृत्य के बाद हमारे साथ क्या हो सकता है। देखिए, आप हो, हम हो या पुलिस प्रशासन हो, कोई भी किसी का मर्डर ऐसे ही नहीं कर सकता। अगर कोई एनकाउंटर है तो उसे प्रूफ कोर्ट के बेंच पे करना पड़ेगा। जी क्योंकि देखिए, सजाओं के लिए हमारे यहाँ जितने प्रावधान है उसके अंदर फांसी तक की सजाओं का प्रावधान ऐसे कृत्यों के अंदर है। जी और मुझे लगता है क्योंकि जो खुद पुलिस लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स की विश्वास रखती हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी सजा कानून के दायरे में रह करके, कानून के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर भरोसा रख करके। और देखिए, अब जो पहले जैसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा अब नए कानून भी हैं देश के अंदर, और उनकी जो ट्रायल की जो टाइम लिमिट्स हैं अब वो भी सेट हो चुकी हैं। मैक्सिमम कोई भी डिसीजन अब 3 साल के अंदर आएगा। हालांकि मेरा तो अभी भी इस चीज पर विश्वास है कि इस तरीके के मामलों के लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक ट्रायल हो, जिसमें हफ्ता 10 दिन के अंदर कोई फैसला आए और तुरंत ही इसके अंदर सजाएं हों। ऐसे लेकिन तनुज जी, जो समाज के हित में, जो आधी आबादी के हित में जो एक फैसला नहीं कह सकते, जो उस समय की मांग थी, उस जगह की जरूरत थी, वहां पे जो चीजें त्वरित हुई, कोई किसी ने एनकाउंटर प्लान्ड नहीं किया, वैसी स्थिति में समाज को क्या मैसेज जाता है? सुरक्षा के इम्तिहाज से क्या मैसेज जाता है? समाज क्या समझेगा? ऐसे दरिंदे कब डरेंगे? जब पुलिस को ही ऐसी सजा होगी कानून के साये में, तो क्या मतलब क्या मैसेज आता है? आप खुद बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सभी जानते हैं कि ऐसे लोगों को साथ में सजाएं तो मौत ही, हम लोग सभी ये चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, मौत की सजा हो। कोई नहीं चाहता कि उनको कम सजाएं हो। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों का समाज में अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोग पहली बात तो लोग कहलाने के लायक भी नहीं है। और जिस टाइप के काम कर रहे हैं, ऐसे जो दरिंदे जिनको हम पिशाच या ऐसे अन्य शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए, सजाएं उनके लिए, मैं वही बता रहा हूँ, कानून के अंदर सजाएं जो है उनके प्रावधान है और उसमें मृत्यु दंड तक की सजाओं का प्रावधान है। तो निश्चित रूप से न्यायालयी प्रक्रिया पर भरोसा रखने की बहुत आवश्यकताएं हैं। और अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जहां एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर करना चाहिए, लेकिन वो जेन्युइन एनकाउंटर हो जहां स्थितियां निर्मित हुई हो और उसको कोर्ट के अंदर सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उसको वैसा प्रूफ भी कराने की आवश्यकताएं रहती है। जी डॉक्टर साहिबा, आपसे पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा डॉक्टर स्मिता, क्या यह नारी आज के समय पे, नारी जिस हिसाब से पुरुषों के बराबर आज टक्कर दे रही हैं या उस लेवल पर आ गई हैं, उनसे आगे निकल गई हैं कई मामलों में, तो क्या यह मानवीय मनोवृत्ति है? क्या यह साइकोलॉजी है? क्या वो अपने आप को डोमिनेशन महसूस कर रहे हैं और समाज के कुछ ऐसे अपवाद उसको अपने आप को डोमिनेंट समझ के और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा भी कुछ साइकोलॉजी समझ में आता है? देखिए, मैं पहले तो वो ऐड करूंगी 2 लाइनें जो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, तो साइकोलॉजी है ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। जो हम सोशल प्रेशर और कल्चर से जो हम बिहेवियरल चेंज देखते हैं, वो कहीं गुना ज्यादा जेनेटिक और बायोलॉजी से कनेक्टेड होता है। सो इफ देयर इज अ सोशल प्रेशर एंड कल्चर, नाउ सोशल प्रेशर एंड कल्चर, सिर्फ हम इसको नहीं कहेंगे कि हमने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्सो इन द फैमिली। हमारी फैमिलीज इतनी डिस्फंक्शनल है, विच इज अ फैक्ट। और जेंडर इक्वालिटी में हमने लड़कियों को बाहर काम करने लगी हैं और काफी एजुकेटेड हो गई हैं, बट देयर इज स्टिल अ गैप बिटवीन द जेंडर ट्रीटमेंट एट द बेस लेवल। दैट इज ऑल्सो ट्रू। और मैं कहीं आंकड़े देख रही थी जहां पे इंडिया पता नहीं कौन से नंबर पे आ रहा था ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। सो देयर आर सो मच ऑफ इट। ये कहीं पे जाके वहीं पे आ जाता है कि द साइकोलॉजी जो है ऑफ द गैप बिटवीन बोथ द जेंडर्स एंड टू डोमिनेट, टू टेक रिवेंज। सो देयर इज सम, जैसे कि कोई एक फीमेल है, कोई एक वुमन है जिसके अगेंस्ट आपको विंडिक्टिवनेस है या रिवेंज है, एंड विच यू आर ऑल्सो नॉट कॉन्शियस। दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ साइकोलॉजी कि आपको भी नहीं पता है कि आपके अंदर ये रिवेंज है, और दैट कम्स आउट इन अ फॉर्म जो हम देख के बिल्कुल वो हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। ये
इस फॉर्म में वो बाहर निकलता है। दूसरा होता है those kind of personalities, those who are narcissistic, जो मैं कहूँगा वो सही, that kind of personalities, those who are very dominating, those who do not talk about opinion, दूसरों की opinion, especially women work की opinion, इस पे बात नहीं करते हैं, तो उनको ये होता है कि dominating। लेकिन जैसे कि मैं पढ़ रही थी, when we talk about निर्भया, the offender had said that why did she revolt? जी। And that is why it became worse। मतलब वो रिवोल्ट भी ना करे तो वो उसकी ईगो पे आ गया, उसकी डोमिनेटिंग, उसके वो दैट अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जो मैं कह रही हूँ डिसऑर्डर पे आ गया, क्योंकि वो उसके बाद उसको अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। देयर आर इसके बहुत सारे पहलू हैं। दैट इज व्हाई आई सेड ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने पिकअप किया, बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ फैक्टर आल्सो जब हम ये बात करते हैं सेक्सुअल ऑफेंडर्स की, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इस बारे में बात हुई है एंड दे हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब ऑफ कॉग्निशन डिसऑर्डर के ऊपर। हमने अंडरस्टैंड किया है हाउ वी कैन टॉक अबाउट, एंड आंकड़ों से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, बाकी सब लोग ज्यादा बता सकते हैं, बट मेजॉरिटी इट हैज बीन सीन दैट इनने कहीं ना कहीं कोई और अपराध किया होता है, ज्यादातर कुछ ना कुछ, एंड वी हैव ओवरलुक्ड इट। तो हमने जो उनका थॉट प्रोसेस है, दैट इज द कॉग्निशन, वी हैव नॉट वर्कड ऑन इट। हमने वो कॉग्निशन डिसऑर्डर अनदेखा कर देना, उससे वो बढ़ता चला गया। ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वुमन। वी डोंट नो वुमन, वी डोंट नो हाउ शी विल रिएक्ट, एंड इसमें जो एक फैक्टर ऐड होता है वो शायद मूवीज का ऐड हो जाता है कि वुमन नो कह रही है बट इट इज नो, एक्चुअली शी मीन्स यस। So there is a factor which is there in the mind that even if she says no, it is a yes. So वो एक at the end of it, it is all the distortion which is happening. जी, बहरहाल देखिए एक और बड़ी बात है, समाज में शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाना होगा, सामाजिक परिवेश में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना होगा, हर घर में हर बच्चे को पैदा होते से यह सिखाना होगा कि नारी वास्तव में देवी है और देवी जैसे ही पूजना है, और नारी केवल मानव ही नहीं बल्कि मानवता की जन्मदात्री भी है। उसका परवरिश कभी इंसान को दरिंदा बनाने की प्रेरणा नहीं देती, कभी किसी बेटी का भविष्य बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देती। फिर भी हमारे समाज में यदि हैवान जन्म ले रहे हैं, पैशाचिक कृत्य कर रहे हैं, अपनी हरकतों से पूरे समाज को कलंकित कर रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं को कारित करने वालों के खिलाफ उदाहरण स्वरूप ही सही, लेकिन ऐसी सजा का प्रावधान करने की ज़रूरत है या देने की ज़रूरत है जिसके बाद कोई दूसरा उस बारे में सोचने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। और आप तीनों का, हमारे तीनों मेहमानों का आज के इस मुद्दा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जय दुबे एशियन न्यूज के इस मंच से हमारे सभी दर्शकों से, इस समाज से, पुलिस से, न्याय प्रणाली से, सभी से यह निवेदन करना चाहूँगा, हर घर से, हर व्यक्ति से आप अपने मानवता के स्तर पर अपने आप को ऊंचा उठाएं, ऐसे दरिंदगी से बचें, बहुत दूर, कोसों दूर या मन में विचार भी न लाएं। इससे पहले कि आप अपने आप को मार डालें, वो बेहतर है ऐसा कोई कृत्य करने से, ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप की जान ले लें और ऐसे चीज़ों से बचें। साथ में हमारे देश की माताओं, बहनों, बेटियों सबसे यह निवेदन है कि वह आत्मरक्षा की वह सारी कलाएं सीखें, जिससे कि वह अगर कभी ऐसी मुसीबत में फंसती हैं तो वह अपने आप को बचा सकें और बचा के निकल सकें। इस गहन चर्चा में आज सभी हमारे दर्शकों ने जिन्होंने हमें सुना, उन सबको धन्यवाद। और फिर अगली बार मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। This program is powered by Sagar TMT and Pipes, a product of Pankaj Group.